हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करेंगे, उसका साइन एक्सपेंशन और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट का नोटेशन वगैरह पढ़े हुए थे हम लोग। और आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं और डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का एक छोटा सा जो ट्रिक है वो हम आज आपको बताएंगे। वैसे मैट्रिक्स के लेक्चर में वो ट्रिक आपको पहले ही बता दिया गया है, फिर भी दोबारा हम बताएंगे। और बच्चे, आप हमारे मैट्रिक्स का जो लेक्चर पहले से यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है उसमें एक लेक्चर आपको कंप्लीटली डिटर्मिनेंट पे दिया हुआ है, तो वहां पे आपको डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक रूल प्रॉपर्टी वगैरह भी बताया गया है। तो अगर आपको इस टॉपिक में जरा सा भी दिक्कत हो तो आप वहां से भी एक लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिमार्क्स हैं जो कि हम लोग नोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो बच्चे, ये है आपका एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट डेल्टा हम लोग एज्यूम किए हैं इसका वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड थ्रू R1। अधिकतर केस में बिना एक्सपेंड थ्रू R1 लिखे ही जब भी डिटर्मिनेंट सोल्व करने को बोले तो पहले रो के थ्रू ही अधिकतर टाइम पे, जनरली मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो सिंबल तो सबको पता है कि प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहां से आपका डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर सबसे पहले 1 लिखेंगे। 1 जिस रो और कॉलम में है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका यहां बच गया 1, यहां बच गया माइनस साइन थीटा, यहां बच गया साइन थीटा, यहां बच गया 1। इसके बाद आपका माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दीजिए। यहां माइनस साइन थीटा, यहां माइनस 1, यहां साइन थीटा, यहां 1 और लास्ट में आपका यहां प्लस 1। और ये जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव करने के बाद आपका सिर्फ ये बचेगा, तो माइनस साइन थीटा माइनस 1 के बाद यहां हो जाएगा आपको 1 और माइनस साइन थीटा। अब जैसा कि यहां अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और यहां माइनस माइनस फिर से प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट यहां हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो माइनस साइन थीटा आएगा तो इसको बना देगा प्लस साइन थीटा। यहां हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस 1 हो गया, तो यानी कि प्लस 1। थोड़ा सा प्लस माइनस पे आप ध्यान दीजिएगा, दिक्कत यानी कि गलती नहीं होना चाहिए। ये आपके कैंसिल हो गया, टोटल 0 हो गया। तो इसको और इसको क्या देखा हमने, ये 2 बार है, यानी कि ये हो गया 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि बच्चे आप लोगों को 11th में ही पढ़ाया गया है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना भी कुछ होता है तो -1 से 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। और अगर यही आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोल दे तो मैक्सिमम तो 1 ही रहेगा लेकिन मिनिमम हो जाएगा 0। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर मिनिमम भी तो -1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो नो, आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर है कभी निगेटिव नहीं होगा। और ये कंसेप्ट भी हम आपको रेगुलर क्लास में बताते हुए आए हैं कि जब भी स्क्वायर करेंगे अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है इसका मतलब 0 सबसे स्मॉलेस्ट वहां हो जाता है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव होगा नहीं, तो 0 मिनिमम हो गया, मैक्सिमम आपका 1 ही रहेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 0 से 1, और 0 और 1 पे क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इंटरवल क्या होता है, तो कल से बच्चे आपके 11th का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इनइक्वालिटी में आपको इस इंटरवल के बारे में पढ़ाएंगे। अब ये हो गया आपका 2, 1 में 0 ऐड हो गया कितना, तो 1,
और 1 में ये 1 ऐड हो गया कितना, तो 2, यानी कि ये हो गया आपका 1 से 2, और 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, यानी कि डेल्टा का यहाँ से वैल्यू हो गया 2,4। तो इसका मतलब आप यहाँ बोल सकते हैं कि डेल्टा का वैल्यू 2 या 2 से अधिक है और 4 या 4 से क्या है, तो कम है। प्रूव्ड। यही आपका क्वेश्चन था। तो ये तो हम लोगों ने एक्सपेंशन वगैरह लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था। अब हम एक छोटा सा आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि पहले भी आपको 1-2 बार बताया जा चुका है। तो पहले आप यहाँ पे छोटे से वर्ड में आसान सा लिख लीजिए ट्रिक। ट्रिक कहता है कि आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। किसका डिटरमिनेंट, तो चलिए पहले यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिख लेते हैं, जैसे यहाँ x y z x z x y। मान लीजिए डिटरमिनेंट दिया है 3 ऑर्डर का, और इसमें आपको बोल दिया कि इसका वैल्यू बताइए। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले ट्रिक कहता है कि आप फर्स्ट दो रो को y z x और z x y, तो ये तो पहले आपने जो आपका पहले से गिवन डिटरमिनेंट है वो लिख दिया। अब यहां आप फर्स्ट दो रो को रिपीट करो। तो पहले दो रो को जैसे ही हम लोग रिपीट कर दिए, रिपीट करने के बाद क्या करना है, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से देखिए, एक्स वाई जेड, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और इन सबको ऐड करके हम लोग बोलते हैं पी, ये हो जाएगा 3xyz। ठीक है, इसी के बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका जेड क्यूब, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका वाई क्यूब, और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा p माइनस क्यू। अब आपका जो बच्चे p दिया है वो p क्या हो जाएगा, तो p तो आपका फाइंड हो गया 3xyz, और बच्चे आपका q कितना है, तो q है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो यही आपका डिटर्मिनेंट का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी ट्रिक पे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बच्चे ये आपका एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें ट्रिक से ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको आप डेल्टा मान लीजिए, क्या गिवन है, तो 3 2 5, 9 माइनस 1 4, 2 3 माइनस 5, 3 2 5 और 9 माइनस 1 4। आपका ट्रिक कहता है कि सबसे पहले दो रो को रिपीट करिए, तो दो रो को हमने रिपीट लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 15 प्लस में, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 135, अच्छे से देखिएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 16, और इसको जब आप ऐड कीजिएगा, हम लोग p नाम दिए हैं, ये हो जाएगा आपका 166। अच्छे से ऐड कीजिए, बार बार कह रहे हैं, उधर 150 और 16, हाँ ठीक है। फिर यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपका -10, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 36, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए -90, और इसको ऐड करके हम लोग q बोलेंगे, और ये q कितना हो गया आपका, तो अच्छे से देख लीजिए, -100 प्लस 36, तो माइनस कितना हो जाएगा 64, और आपका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा आपके डिटर्मिनेंट का, वो हो जाएगा p माइनस क्यू। अब आपका p कितना है बच्चे, तो 166, और q कितना है बच्चे, तो -64।
यानी कि हो जाएगा आपका 166 प्लस 64। और जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा 6 और 4 यानी 6 and 4 0, 6 6 12 प्लस 1 13 and 2, यानी कि आपका जो वैल्यू हो गया, आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 230। फिर कोई बच्चे बोलेंगे सर क्या इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करके नहीं सोल्व कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। आप एक्सपेंड करके भी सोल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर है, आपका जो रिजल्ट आया है वो सेम आएगा। तो आप इसको सबसे पहले नोट कीजिए। तो बच्चे ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हम लोग फाइंड करेंगे ही, किसी के भी हेल्प से कर सकते हैं, या तो ट्रिक के हेल्प से या तो एक्सपेंड करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग तो अपना दिमाग भी लगाएंगे कि एक्चुअल में कैसे सोल्व करें। देखिए बच्चे, अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करने जाते हैं तो ये 2√2 जो है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेंथी बना देगा। यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट है 2√2 ये बार बार रिपीट हो रहा है। और किसी भी टॉपिक में, मैथ्स के किसी भी टॉपिक में अगर कोई एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो आप उसको कुछ एज्यूम कर दिया करो, देन आप आफ्टर देन आप उसको प्रोसीड करो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 2√2 बराबर लैम्डा। ठीक है, अब आपका जो डिटर्मिनेंट हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया कि सबसे पहले -1 3 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 1 1। अब यहां क्या है बच्चे आपका, तो एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड हम किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, एक्सपेंड थ्रू, लेकिन हम लोग यहाँ पे R1 के थ्रू ही एक्सपेंड करेंगे। और जैसे R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे हम R1 का पहले साइन डिसाइड करेंगे। तो साइन यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग का -1 नोट होगा, प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाता है। और ये जिस रो और कॉलम में है वो रिमूव होने के बाद देख लो क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 2 प्लस लैम्डा, यहाँ बच गया 2 माइनस लैम्डा, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1। फिर आ गया आपका -2 जिस रो और कॉलम में है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 3 प्लस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा 1 और 1, और लास्ट में आपका +1 जिस रो और कॉलम में रिमूव करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, यहाँ 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। अब आप इसको सोल्व कीजिए। -1 तो रहेगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, और बीच में क्या हो जाएगा तो माइनस। अब थोड़ा माइनस का ख्याल रखिएगा, माइनस प्लस में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। तो 1 को 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस लैम्डा, इसका मतलब 2 माइनस लैम्डा इस माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा, बीच में माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा ही आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा -3 प्लस लैम्डा। अब 2 माइनस लैम्डा और 3 प्लस लैम्डा को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस के बाद यहां लिख रहे हैं, यहां पे हो जाएगा 6 प्लस 3 लैम्डा -2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब इन सबको सोल्व कीजिए, लेकिन सोल्व करने से पहले यहाँ पे एक ये देख लीजिए, 6 कैंसिल होगा, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ 2 कैंसिल होगा, यहाँ 3 कैंसिल होगा। देखिए बचा क्या आपका, यहाँ बच गया आपका 2 लैम्डा। 2 लैम्डा जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 लैम्डा, यहाँ भी आपका 2 लैम्डा, जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 लैम्डा,
यहां आपका बच गया -3 + 2 तो कितना माइनस लेमडा, बीच में यहां माइनस, और यहां 3 लेमडा में से 2 लेमडा चला गया तो फिर से यहां बच गया लेमडा, यानी कि ये टोटल हो गया आपको 4 2 6 7 8 यानी कि -8 लेमडा। अब यहां से आप लेमडा का जो वैल्यू आपने एज्यूम कर रखा है, लेमडा बराबर क्या 2√2 यहां पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा -16√2। तो यही आपका क्या हो गया तो सॉल्यूशन। तो बच्चे आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को देख भीड़ नहीं जाना है कि अच्छा क्वेश्चन आ गया शुरू हो जाते हैं, नहीं। आप क्वेश्चन को देखने के बाद पहले समझिए कि कौन सा मेथड, कौन सा कंसेप्ट ये इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद इन सारे क्वेश्चन के बाद 2 नोट्स, ठीक है, 2 छोटा छोटा पॉइंट हम आपको लिखवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए नोट्स में फर्स्ट पॉइंट, नोट्स में आपका फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is same when it expanded by any row या कॉलम। बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कीजिए, उसका वैल्यू क्या होगा सेम होगा। सेकेंड पॉइंट, if 0 occurs in any row या columns, then expand the determinant along that row या कॉलम which contain maximum number of zeros। अब इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चे कि अगर किसी रो या कॉलम में 0 दिया हुआ है, ठीक, तो हम डिटर्मिनेंट को उसी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होगा। जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट में कि अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 2 5 0 0 1 4 5 9 बोल दिया कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक तो ये हो गया, और एक दूसरा और 2 3 4 5 0 0 0 0 0 1 7 6 5 -1 माइनस ऐसे करके कुछ भी हम कोई भी दो डिटर्मिनेंट लिख लिए और बोल दिया कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। 4 ऑर्डर का इसलिए लिखे क्योंकि आप
हमेशा समझते हो कि सर 4 ऑर्डर का तो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है कैलकुलेशन। तो देखिए बच्चे, 4 ऑर्डर का जब भी डिटर्मिनेंट रहेगा तो वो ट्रिक के हेल्प से, ट्रिक यानी कि कुछ प्रॉपर्टी के हेल्प से सोल्व होगा, और कुछ इसी तरीके का प्रॉपर्टी रहेगा कि आपका जल्दी बन जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो आपका टेस्ट लेने जा रहा है वो आपका सिर्फ कंसेप्ट चेक करता है, वो आपसे ये नहीं चेक करेगा कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। तो ये सब आपको वो टेस्ट करने को नहीं जा रहा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी लेंदी दिख रहा है इसका मतलब वहाँ कुछ प्रॉपर्टी छुपा है, प्रॉपर्टी की हेल्प से ही वहाँ सोल्व होगा। और हाँ, वैसे भी अगर आता भी है 4 ऑर्डर का बोर्ड लेवल एग्जाम में तो आप इजी वे में सोल्व करोगे। कैलकुलेटिव होगा तो क्या होगा, रहेगा तो आसानी ना, ठीक है। हाँ, ट्रिक 4 ऑर्डर के लिए बहुत बच्चे बोले भी थे सर इसके लिए क्या कोई डिटरमिनेंट का ट्रिक नहीं है। ट्रिक नहीं है इसके लिए, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी के हेल्प से आप अगर बनाते हो तो ट्रिक से भी जल्दी बन जाएगा, जैसा कि अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके थ्रू, एक्सपेंड थ्रू। तो आप ही बताओ ना किस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है, तो रो 2 में, तो रो 2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे और एक बार में आंसर देगा। यानी कि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा हम लोग यहाँ जीरो नहीं लिखने वाले हैं। क्योंकि बहुत बच्चा सोचेगा सर पहले माइनस जीरो लिखेंगे, माइनस जीरो जिस रो और कॉलम में है उसको रिमूव कर दिए, क्या बच गया 2 5 5 9। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जीरो अगर किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही तो बनाएगा, तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जीरो वाला एलिमेंट हमें लिखना ही नहीं है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे तो -1। और -1 लिखने के बाद ये किस रो और कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा, तो ये कॉलम चला गया और ये रो चला गया, क्या बच गया 3 2 4 5। तो आप यहाँ लिख दोगे 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी कि आपका हो गया -1 है तो माइनस लगा के आगे 5 और 3 तो 15 -8, यानी कि आपका वैल्यू कितना हो गया तो -7, ठीक है ना। अब जैसे 4 ऑर्डर था तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ तो एक दूसरे रो में भी 3 जीरो हैं और तीसरे कॉलम में भी 3 जीरो, तो आप किसी भी रो या कॉलम को थ्रू एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड थ्रू रो 2। बहुत बच्चा सोच रहा है सर कॉलम क्यों नहीं कर रहे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कॉलम 3 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन स्कीम से, साइन सिस्टम, पहले साइन चेक करिए कॉलम 3 का। क्या लिखेंगे इसमें, तो पहले +4 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दो, तो कर दिया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, तो देखो क्या बच गया 0 0 -1 172 653। फिर ये 3 ऑर्डर का है, फिर इसको एक्सपेंड करना है, और इसको किस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, तो पहले रो के थ्रू, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्यों इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे बच्चे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इस पहले रो में मैक्सिमम जीरो है यानी 2 जीरो है। तो अब ये 4 तो रहेगा ही, 4 तो साइड में है, सीधे यहाँ लिखेंगे -1, और -1 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दीजिए, तो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, देख लीजिए बच्चे क्या बच गया, तो 1675। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ तो चलिए पहले -4 हो गया, -1 और 4 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हो गया 5 और -7 और 6 42, यानी कि आपका जो वैल्यू हो गया वो हो गया -4 और साथ में यहाँ माइनस हो गया, हो जाएगा -37, माइनस माइनस क्या आ गया बच्चे तो प्लस, और 4 से जब 37 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 148। चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है, 7 4 22, हाँ सही है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो अगर 4 ऑर्डर का रहेगा तो इसी तरीके का कुछ ना कुछ आपका ट्रिक जो है वो काम में आ जाएगा, तो आप इसको बच्चे नोट कीजिए। तो बच्चे ये है आपका एक क्वेश्चन, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट गिवन है आपका, यानी कि इस डिटरमिनेंट में जो कि ऑर्डर कितना है 3, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 9,
तो 9 जो भी एलिमेंट है सबका हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। तो माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, तो इसलिए इस पर प्रॉब्लम करते हैं। तो माइनर, जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड करने को बोलेगा M11। तो M11 का मतलब होता है माइनर ऑफ पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। तो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है 1, यानी कि M11 का मतलब हो गया कि माइनर आपसे पूछा जा रहा है 1 का, और 1 का माइनर हो जाएगा कि 1 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दीजिए, 3, 6, -7 और 9। ये आपका कितना रिजल्ट दे दिया बच्चे? ये हो गया आपका 27 माइनस 7 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -42, तो इसको क्या बना देगा? +42, यानी कि आपका आंसर हो गया 69। तो ये हो गया आपका M11। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने M11 फाइंड किया, उसी प्रकार से जब हम C11 फाइंड करेंगे तो C11 हो जाता है आपको M11 के ही बराबर। बस अगर 1 और 1 को जोड़ करके ऐड करके अगर प्लस आ जाए, सॉरी इवन आ जाए, इवन नंबर, तो यहाँ प्लस आता है, और ऑड आ जाए तो माइनस आता है, यानी कि यहाँ C11 और M11 बराबर ही होगा, और वो हो जाएगा किसके बराबर? तो 69। क्लियर? अब आगे बढ़ते बच्चे हम लोग M12 पे। M12 का मतलब हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है माइनर ऑफ पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? तो 2, या फिर आप ये भी बोल सकते हो पहले रो का दूसरा एलिमेंट, और 2 के माइनर के लिए 2 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद यहाँ बच गया -4, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 9। इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका -36 -12, यानी कि हो गया आपका -48। और जब हम बात करेंगे C12 का, तो C12 भी M12 के ही बराबर होगा, लेकिन 1 और 2 को ऐड करके कितना आ रहा है बच्चे? तो -1। कितना आ रहा है? -1 आएगा, लेकिन कब? 1 और 2 को ऐड करके, जोड़ करके, तो आ रहा है विषम संख्या, ऑड नंबर, और जैसे ही ऑड नंबर आएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? तो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस, और पहले से ही -48 है, तो माइनस +48। इसी तरीके से आप टोटल कैलकुलेट करोगे, हम थोड़ा जल्दी में निकालते हैं। अब जैसे M13 का मतलब हो गया, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 का पहले रो के तीसरे एलिमेंट का का माइनर, तो 3 का हो जाएगा 3 जिस रो और कॉलम में है, ये पूरा कॉलम रिमूव हो जाएगा, ये पूरा रो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बच गया बच्चे आपका? तो -4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ -6, ये हो गया 28 और -6 22। माइनर में प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं है। अब इसके बाद फाइंड करेंगे M12। M12 का मतलब हो गया -4 का माइनर। -4 का माइनर के लिए -4 जिस रो और कॉलम उसको रिमूव कर दिया, तो क्या बच गया? 2, 3, -7 और 9। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया? तो 18, माइनस माइनस प्लस 21, 39 हो गया। फिर इसके बाद M22 का मतलब हो गया 1329, 1329, तो ये आपका हो गया 9 - 6 यानी कितना? 3। फिर M23 का मतलब हो गया 6 का माइनर, यानी 1 2 2 -7, तो -7 -4 यानी -11। फिर हो गया M31 यानी कि 2336, तो 12 - 9 3। फिर हो गया M32
M32 यानी -7 का माइनस। तो बच्चे थोड़ा ध्यान से भी देखते जाइएगा, -7 के माइनस के लिए ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा 1 -4 3 और 6, 1 -4 3 और 6 यानी कि हो गया 6 और फिर बीच में माइनस माइनस प्लस 12 यानी कि 18 और सबसे लास्ट में M33। तो M33 के लिए 1 2 -4 3 3 माइनस माइनस प्लस 8 या तो ये हो गया आपका बच्चे माइनर। जैसे माइनर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब कोफैक्टर की बारी है C13। तो C13 आपको M13 के बराबर होगा। तो बताइए M13 कितना है, तो 22। फिर इसके बाद C21 M21 के बराबर तो होगा ही, लेकिन यहाँ आ जाएगा माइनस। क्यों आ जाएगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 को जोड़ करके 3 यानी ऑड नंबर, ऑड के लिए यहाँ क्या आ जाता है, तो माइनस। तो बताइए M21 का कितना वैल्यू बच्चे 39, ये हो गया -39। फिर इसके बाद बच्चे आपका C22 M22 के बराबर होगा। M22 तो का वैल्यू कितना बच्चे, तो 3 है। फिर C23 बच्चे आपका -M23 के बराबर होगा, ठीक। और -M23 आपका कितना दे रखा है बच्चे, तो -11, ये आपका हो गया कितना, +11। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं C31 पे। C31 आपका M31 के ही बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका C31 हम लोगों ने यहाँ पे हाँ यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये 3 के ही बराबर हो गया। फिर C32 तो ये हो जाएगा -M32 के बराबर, और -M32 के बराबर ये हो जाएगा -18। एंड लास्ट में C33 M33 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा आपका 11। तो इस तरीके से हमारा टोटल माइनर भी फाइंड हो गया, कोफैक्टर भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने। लेकिन अगर यही चीज हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइंड करना हो, या किसी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए फाइंड करना हो, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, काफी टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो हम लोग यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेंगे, छोटा सा ट्रिक सीख लेंगे, ताकि हम क्या करें, तो जल्दी में कोफैक्टर फाइंड कर ले। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट को नोट कीजिए, क्या है, तो 1 2 3 -4 3 6 2 -7 9। देखिए बच्चे, डिटर्मिनेंट निकालने का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ट्रिक क्या यूज करना है कि फर्स्ट 2 रो को आप रिपीट कर लो। पहला 2 रो को रिपीट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम को भी रिपीट कर लो। 1 -4 2 1 -4 2 3 -7 2 3। और इसके बाद ये जिस रो और कॉलम में है, एक रो पहला रो और पहला कॉलम को कैंसिल कर दो। क्या कर दो, कैंसिल कर दो। और यहां मान लो हमको कोफैक्टर चाहिए इस डिटर्मिनेंट का, तो हम लोग इस तरीके से लिख दिए कोफैक्टर, C डिनोट कर रहा है कोफैक्टर को किसका, तो डिटर्मिनेंट का। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। इसका क्या फाइंड कीजिए, डिटर्मिनेंट। तो 9 और 3 कितना, 27, और 6 और 7 -7 तो -42। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड कीजिएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट आपको हो गया है, हम तो फाइंड कर ही चुके ना, 69। तो डायरेक्ट यहाँ हो गया कितना, 69। अब जैसे ये इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपको, तो 6 2 12 12 माइनस 9 तो 36, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 36। तो 12 और 36 कितना, 48। अब इसका डिटर्मिनेंट 7 और -4 तो 28, -6 कितना, तो 22। आप मिला लो ना, C11 69, C12 48, C13 22, यानी डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है आपको। प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लोचा नहीं। जैसे देखिए आपका पहला रो का हो गया, दूसरे का, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तो -21 और 9 दूना 18 -18, तो -21 और -18 कितना हो जाएगा, तो -39। अब इसका डिटर्मिनेंट 9 में से
6 चला गया तो 3। अब इसका डिटरमिनेंट 4 और प्लस 7 तो 11। अब इसका डिटरमिनेंट तो 6 दूना 12 में से 9 गया 3। इसका डिटरमिनेंट 12 में से माइनस 6 तो माइनस 18। इसका डिटरमिनेंट 3 और प्लस 8 तो 11। ये हो गया आपका आंसर। तो ये ट्रिक है और ये एक तरीका था आपको कोफैक्टर फाइंड करने का। अब आप खुद देख लीजिए कि आपने जो कैलकुलेट करके फाइंड किया और जो ट्रिक से बनाया क्या वो दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है बच्चे, आप इसको भी नोट कीजिए। तो बच्चे अब है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो आप पहले हेडिंग दे दीजिए। एक तरफ आप हेडिंग दे दीजिए सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, और एक तरफ आप हेडिंग दे दीजिए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ रखा है। कहाँ पे है? तो मैट्रिक्स में। हाँ पढ़ रखा है, वही चीज है, थोड़ा सा तरीका बताने का यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। अलग क्या होगा तो बच्चे अलग ये हो जाएगा आपका कि वहां पे हम लोगों ने ए का ट्रांसपोज को ए के बराबर लिखा था तो सिमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज जब माइनस ए के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। यहां डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज फिलहाल तो भी नहीं होगा, आगे करेंगे हम लोग। तो यहां पे सबसे पहला चीज हम लोग डिफिनीशन यहां छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि ए डिटरमिनेंट, कंप्लीट लिखना, ए डिटरमिनेंट इज सेड टू बी सिमेट्रिक, is said to be symmetric if aij बराबर aji for all I and j। इसका मतलब ये हो गया कि अगर aij aji के बराबर आ जाए। बहुत बच्चे सोच रहे हो सर aij, हाँ तो जो मैट्रिक्स पढ़े होंगे उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ए आई जे बराबर ए जे आई का मतलब अगर A12 है तो A12 आपको A21 के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर A23 है तो ये बराबर होना चाहिए किसके, A32 के। तो ये हो गया ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी जस्ट उसका अपोजिट। तो अगर ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाएगा तो उसको बोल देंगे हम लोग सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। और यहां पे हम लोग लिख देंगे कि ए डिटरमिनेंट इज सेड टू बी, a determinant is said to be skew symmetric, skew symmetric if aij बराबर माइनस ऑफ aji for all I, j। ये for all का सिंबल है, आपको 11th में ही बताया जाता है। यानी कि जब ए जे आई माइनस ए आई जे के बराबर आ जाए, मतलब माइनस ए जे आई के बराबर आ जाए तो इसको बोल देंगे स्क्यू, और प्लस में ही रहे तो क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। क्लियर है? अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे ये determine whether the determinant, एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, is symmetric या स्क्यू सिमेट्रिक।
यानी कि एक क्वेश्चन, एक डिटरमिनेंट दे रखा है और आपको यहां बोला जा रहा है कि ये बताओ कि सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले मुझे ये बता दो कि A11 क्या है, तो A ही है। A22 क्या है, तो B है। A33 क्या है, C है। तो A11 का उल्टा भी तो A11 ही तो लिखोगे। तो A11, A22, A33 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें यहाँ चेक करना A12 कितना है। तो A12 आपका क्या है, तो F है। और यही हम आपको बोलेंगे A21 बताओ, तो ये भी आपका F है। दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है, F है ना, और पहले रो का दूसरा एलिमेंट भी क्या है, तो F है। क्या ये दोनों A12 और A21 बराबर है? हाँ, बराबर है। फिर इसके बाद हम आपसे पूछेंगे A23 क्या है, यानी कि दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट H है। फिर आपसे पूछेंगे A32 क्या है, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट भी H है। कहने का मतलब A23 बराबर A32, ये भी बराबर आ गया। फिर हम आपको बोलेंगे A31 क्या है, तो G है। और A13 क्या है, पहले रो का तीसरा एलिमेंट ये भी G है। तो इसका मतलब A13 भी बराबर हो गया A31 के। हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं therefore for every I and J, या फिर for all I and J भी लिख लेते हैं, Aij बराबर Aji। therefore given determinant is symmetric, यानी कि दिया हुआ डिटरमिनेंट क्या है आपका, तो सिमेट्रिक है। ठीक है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर अगर एक बराबर हो जाता बाकी एक नहीं होता तो भी सिमेट्रिक होगा, तो नहीं। इसमें जितने सारे एलिमेंट रहेंगे उन सारे एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए कि Aij बराबर होना चाहिए Ji के, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कि डिटरमाइन whether the determinant, और एक छोटा सा यहां डिटरमिनेंट लिख लो, 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0 इज सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक, पूरा कंप्लीट आपको लिखना है, इज सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा है, सिमेट्रिक है या एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चे हम लोग यहाँ A11 A22 A33 तो चेक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। A11 क्या है, तो 0 है। अब अगर हम आपसे पूछे कि -A11, कहने का मतलब A11 का उल्टा देखने की यहाँ जरूरत नहीं है। A22 क्या है, तो 0 है। A33 क्या है, तो 0 है। यही हम आपसे पूछे कि A12 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2 है। हम आपसे पूछे A13 क्या है, तो -3 है। हम आपसे पूछे A21 क्या है, तो -2 है। A23 क्या है, तो 4 है। A31 क्या है, तो 3 है। और A32 क्या है, तो -4 है। यानी कि 9 का 9 एलिमेंट जो सबसे पहले दिया हुआ था उसको हम नोट किए। नोट करने के बाद हम आपसे पूछे देखिए क्या A12 A21 के बराबर है, ये तो आप खुद देखिएगा और बोलिएगा हाँ सर बराबर है। कैसे बराबर है, तो सर यहाँ देखिए ना, और कहाँ देखिए, यहाँ देखिए ना, A12 बराबर है किसके, -A21 के। फिर हम आपसे पूछे कि क्या A13 -A31 के बराबर है, तो हाँ सर ये भी बराबर है। कहाँ, तो यहाँ। और लास्ट में A23 -A32 के बराबर है, तो हाँ ये भी बराबर है। तीनों, ये +4 है तो ये -4 है। तो हम लिख सकते हैं therefore या फिर सिंस for all I, J Aij बराबर -Aj, यानी कि प्रत्येक Ij के लिए Aij बराबर हो गया -Aj के। तो बोल सकते हैं therefore given determinant is skew symmetric।
और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, फिर बोलेगा सर A11 अगर चेक करें 0 तो A11 का उल्टा, तो 0 में माइनस भी लगाओगे तो फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे वो डिटरमिनेंट हो, तो डायगोनल एलिमेंट 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का सेकंड लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बेस पे आपके बुक में, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी सीट है, आप उसको सोल्व कीजिए। यहाँ तक से रिलेटेड आप प्रॉब्लम बनाइए। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले, और अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाँ आप, हम जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उतना मेहनत आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए सबको कि डिटरमिनेंट अगर पढ़ना है तो आप लिंक फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड सबसे। अपने सोशल मीडिया का जितना से जितना उपयोग अभी इस चीज़ को शेयर करने में कर सकते हैं वो आप कीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू।